नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ग्वालियर की पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, जो वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न है स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान की भी वो सक्रिय सदस्य हैं। उनसे प्रदेश की समस्त राजनीतिक परिदृश्य पर हम बात करेंगे। समीक्षा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समीक्षा जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक बीमारू से सुचारू राज्य बनाने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट और बहुत साफ टिप्पणी चाहता हूं। आपको लगता है कि वाकई में ये बीमारू से सुचारू राज्य बन गया है मध्य प्रदेश? बिल्कुल, क्योंकि 2003 की स्थिति के बाद आज देखें कि 2015 में हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र हो या हम कोई भी क्षेत्र उठा के देखें, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रगति मध्य प्रदेश ने की है। आज बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी हैं जो अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीमारू राज्य की एक टिप्पणी लोग करते थे या उस नज़रिए से देखते थे, तो आज उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। नहीं, जैसे आपने कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है मध्य प्रदेश को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसी कृषि कर्मण अवार्ड को आप पूरा एक इतने उसको इतनी गोल्डन रैपिंग करते हैं, उसको इतने अच्छे आवरण में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं कि वो कृषि कर्मण से बाकी जितनी भी अकर्मण्यता है वो सरकार की छुप जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जितनी भी अकर्मण्यता है वो छुपें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कृषि कर्मण अवार्ड 3 बार मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इन सभी में सुधार बहुत हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, मान लेता हूँ। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा, व्यापम का घोटाला। कांग्रेस तो सीधा सीधा इसे मुख्यमंत्री जी से जोड़ती है। आपको क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है या वाकई में ये घोटाला मध्य प्रदेश के लिए एक कलंक है? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की छवि के बारे में बात करूंगी, क्योंकि उसके बाद जब व्यापम की बात आई और कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने उसको बहुत उठाया, लेकिन मैं मानती हूँ कि जितनी पारदर्शिता के साथ जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, इससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री जी की छवि पे कोई फर्क पड़ता तो आज नगरीय निकाय जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे जनपद के हों या ग्रामीण क्षेत्र में, सभी में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। तो छवि पे कोई अंतर नहीं आया है, लोग हर चीज को समझते हैं और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी पर लोगों का भरोसा है वो आज भी कायम है। तो जो कांग्रेस जितना बढ़ चढ़कर आरोप लगा रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है, कल उन्होंने तर्पण किया। देखिए, अभी क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तर्पण उनको अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं वो। और मैं मानती हूँ कि जब लोग तिनके का सहारा भी ढूंढते हैं, आज उनके पास कोई तिनका ऐसा भी नहीं बचा कि उनको सहारा मिले। और आने वाले समय में भी इससे भी ज्यादा खराब स्थिति होने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से एक बौखलाहट मध्य प्रदेश के पटल पर जहां कांग्रेस के कई वटवृक्ष हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तो आपको क्या लगता है कि ये वटवृक्ष कांग्रेस के जो नवोदित नेता हैं या कांग्रेस की जो इकाई है मध्य प्रदेश में, उनको तिनके का भी सहारा नहीं दे पा रहे हैं? तो ये वटवृक्ष आखिर हैं कहाँ? आज वही गर्द में पड़े हुए हैं, तो वो सहारा दूसरों को क्या देंगे? क्योंकि आज आप देख लीजिए, कहीं भी चाहे जिन जिन के नाम आपने लिए हैं वो कहीं आपको नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। तो व्यापम जैसे मामले उन्होंने उठाए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जहाँ पारदर्शिता की बात है, जहाँ सच्चाई की बात है, वहाँ आज उस चीज को लेके उच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है और जो सबसे बड़ी एजेंसी है उसकी जांच कर रही है। तो मुझे ऐसा कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर या अपने देश मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय निश्चित होगा। प्रदेश में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मुख्यमंत्री की कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल ऐसे जगत मामा टाइप में प्रसिद्ध हो गए हैं। जहाँ जाते हैं दिल खोल के बेटियों के लिए धन और ये वो सब व्यवस्थाएं करते हैं, शादियों से लेके और पढ़ाई तक की उनके ये भाषणों में अक्सर झलकता है। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से अगर आप स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें, चाहे NCRB के देखें, तो प्रदेश में महिला अपराधों के प्रति लगातार जो है गंभीर बढ़ोतरी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो सारी योजनाएं हैं सरकार की वो दिखावा मात्र हैं, कहीं भी? नहीं, ऐसा नहीं है। कि आप देखिए कि बेटी की जन्म से लेके उसके विवाह की चिंता करनी, उसकी शिक्षा की चिंता करनी, और इवन आज लाखों बच्चियां हैं जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं। तो मुझे लगता है पहले से बहुत स्थिति सुधरी है। लेकिन
जन जागरूकता हर मंच से मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं और आम जन भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलना है, क्योंकि इसमें मैं मानती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों का सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन लोग कर रहे हैं और आज स्थिति बहुत सुधार की स्थिति और मतलब आगे जा रही है। और मैं देखें, आप देखें कि जब महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं के संग दुर्व्यवहार, लेकिन आज बच्चियों को पुलिस में भर्ती की भी 30% आरक्षण में बच्चियों को दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर बच्ची विदेश जाना चाहे, वहाँ के वो खर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए बच्चियों के लिए स्पेशल, क्योंकि मामा इसलिए कहा जाता है, और मामा जो आपने जैसा कहा कि सबके लाडले, और स्वाभाविक रूप से कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लाडले हैं और मामा ने जो छवि बच्चियों पे छोड़ी हो, आज हर प्रयास उनका हर चीज़ में वो उस चीज़ को लेकर चलते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा, उनका जन्म से लेके उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता, उनकी विवाह की चिंता। तो मुझे लगता है तमाम सारी योजनाएं नहीं, हैं। आप तो खुद इस अभियान की एक सक्रिय सदस्य हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी मूलभूत अवधारणा क्या है इसका आखिर इसकी समग्र अवधारणा? ये क्योंकि भविष्य की चिंता है। आज जो स्थिति है उसमें पहले से बहुत सुधार हुआ, लेकिन आगे भी स्थिति बेहतर बनी रहे, ये जो अभियान चलाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या तमाम सारी कोशिशें जो की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे पहले तो बेटी के जन्म जो रेशो था बेटा और बेटी का, पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। अगर हम पिछले आंकड़े देखें और अभी के आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस ये आए जो हैं। आपका जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें आपका तालमेल क्या महिला एवं बाल विकास विभाग से भी रहता है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो एक विभाग उस और काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को कैसे जागरूक करें, क्योंकि अभी भी मानसिकता में और चेंज लाना बहुत। आपके पास सिर्फ जागरूकता है या इसके लिए कोई फंड भी है, कोई सी योजनाएं ऐसी? इस समिति के पास अभी हम लोगों के कोई फंड, लेकिन सरकार, जब हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो महिला बाल विकास की ओर से फंड की व्यवस्थाएं वहाँ की जाती हैं। लेकिन हम लोग जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि आज जब मुख्यमंत्री जी इस चीज़ की चिंता कर रहे हैं कि आपकी बेटी के जन्म से लेके, जैसे मैंने कहा कि लाखों बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं, तो जब मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेके चिंतित हैं, और जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेके जो समितियां गठित की हैं वो इसीलिए कि मॉनिटरिंग हो और लोगों तक पहुंचे, लोगों की मानसिकता बदले। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि मैंने नगर निगम में, ग्वालियर नगर निगम में जब महापौर थी, हमने निर्भया कांड हुआ था, उस समय हमने बेटी संरक्षण दिवस शुरू किया था। 30 दिसंबर को आज भी करती हूँ, और जितनी भी बेटियां उस दिन होती हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनकी माँओं को सम्मानित करते हैं। तो उस समय तत्काल देखने में मिलता है कि अगर किसी की 2 बेटियां हुई हैं, उस समय जब उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि शासन की इतनी सारी योजनाएं हैं, वो उसका भी लाभ मिल रहा है, उनकी माँ का सम्मान हो रहा है, बेटी का सम्मान हो रहा है, तो आज मैं मानती हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी इसी और लोगों को उनके इसी दिशा को लेके आगे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो लिंगानुपात है, आपने कहा सुधरा जरूर है, लेकिन जितना सुधरना चाहिए था वो स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। महिला बाल विकास उतना अच्छा काम कर नहीं पा रहा है। देखिए, प्रयास सभी कर रहे हैं, और किसी भी चीज को बदलना या किसी भी समुदाय की मानसिकता बदलना टाइम लगता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और ये भविष्य की चिंता है, आने वाले समय में ये जरूर जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो महिला बाल ये विकास जो आप की कह ओर रहे हैं से। समय लगता है, लेकिन मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ। आपकी महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह जी के परिवार क्षेत्र में एक गांव आता है गोहद में, टाइंदा, उसमें 34 बच्चों का जन्म होता है और उसमें से 20 कन्या भ्रूण होती हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो अब ये कैसे सुधार होगा, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। अब आप जैसे लोग जो जागरूकता अभियान कर रहे हैं उनके पास कुछ फंड नहीं है, उनके पास कोई जुडिशियल राइट्स नहीं है, तो नहीं, सिर्फ पर अलग जगाने से थोड़े होगा। ये तो सिर्फ एक तरीके से कीर्तन करना हो फंड गया। इतना हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर आप बात कर रहे नहीं, हैं, मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं नहीं, कर रहा मैं हूँ। आपकी व्यक्तिगत जितनी भी आपकी राजनीतिक जीवन रहा है उसमें व्यक्तिगत आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति कार्य किया, लेकिन मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ जिनके पास फंड भी हैं, जिनके पास प्रावधान भी हैं, जिनके पास जुडिशियल पावर भी हैं, जो
सत्ता का लॉलीपॉप चूस रहे हैं, उन्हें तो कम कई से बार फंड के बिना भी काम किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज में मुझे नहीं लगता कि फंड आवश्यक है। और लोगों की सोच बदलना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोग सोच बदलें। आज बेटा और बेटी दोनों एक जैसे हैं, बेटे को भी पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है, तो मैं लोगों की मानसिकता बदलना ये बहुत बड़ा कारण है। और ग्वालियर में खासतौर से ट्रैकिंग सिस्टम आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड हाँ, शुरू किया था और उसमें काफी सुधार आया। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी अब किसी भी चीज को संपूर्ण ताकि ओर ले जाना, ये प्रयास नहीं तो करना आपको नहीं है। लगता कि ये बड़ा गंभीर सा विषय है कि जो जागरूकता समितियां हैं, जो अभियान चला रही हैं, वो समितियां सिर्फ अलग जगाने तक सीमित है, लेकिन जो व्यावहारिक रूप से परिवर्तन लेके आ सकते हैं, चूंकि वो सिर्फ अपने मंत्रालय की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, तो ऐसा कुछ रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ तालमेल होना चाहिए उन अभियान वाली समितियों में और उनसे संबंधित मंत्रालयों में, क्या आवश्यकता पड़ने पर उस मंत्रालय से कम वो सलाह तो ले सकते। समितियां इसलिए क्योंकि शासन की जो ये योजनाएं हैं उनमें फंड बहुत है, और कई बार ये देखने में आता है कि हमको और आपको ही नहीं पता होता है कि फंड हमको कैसे यूटिलाइज करना हाँ है। यूटिलाइज करना है। तो वो समितियां वो माध्यम बन रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। उसके ये बड़ा तीखा प्रश्न है। मैं ये कहना चाहूंगा, जितना मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की अवधारणा पर आधारित है। एक बहुत अच्छा कार्यकाल आपने संपादित किया। मतलब मैं इस बात को इसलिए चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जब हम लोग सर्वे करते हैं, मीडिया के सर्वे में, तो आपका नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा था, बावजूद इसके आपको टिकट नहीं दिया गया। तो ये नारी सशक्तिकरण किस प्रकार का नारी सशक्तिकरण? नहीं, मैं मानती हूँ क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में आरक्षण का भी था कि आरक्षण है और पुरुष सीट हुई थी वहाँ, इसलिए। और पार्टी संगठन में काम करना, हम किसी भी पद पे रहें या ना रहें, हम सबका दायित्व है कि हमको संगठन में काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, और जो योजनाएं हैं जी। उनमें काम करना। तो आज भी वो कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे टिकट नहीं दिया नहीं दिया। मतलब संरक्षण पे, जहां महिला संरक्षण होना था, उस पे आरक्षण हावी हो गया। चलिए खैर, इस देश में आरक्षण की विभीषिका तो बहुत लोग झेल रहे हैं, और आपने जितने सहजता से सत्ता त्याग वाली बात कही, तो आपको क्या लगता है कि संगठन में भी, तो संगठन में आप आमंत्रित सदस्य हैं, महिला संगठन में काम करने की बहुत बड़ी दरकार है। महिलाओं के उत्थान के लिए ये सरकार है, और ये सरकार बार बार इस बात का दावा करती है। तो एक बड़ी, जब जो सक्रिय लोग हैं जिन्होंने वाकई में अच्छा काम किया, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा और प्रदेश के पटल पर इस प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता है कि जो महिला नेत्रियां यहाँ ठीक कार्य कर रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको आगे लेके आने की आवश्यकता है। तो ये जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं या जो अभियान है, ये तो स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए तो चाहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है, स्वच्छता अभियान है, इन सब में मुझे जोड़ा गया है। और मैं मानती हूँ कि धीरे धीरे इन से काम करना, ये क्योंकि सरकार की ये योजनाएं हैं और इन सब पे काम करना, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान को 1 वर्ष पूरा हो गया। उन्होंने एक निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा आह्वान किया इस देश में स्वच्छता का। आपको क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ा इस पूरे देश के परिदृश्य में, प्रदेश के परिदृश्य में? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आज लोगों के, आप देखें अगर आपके साथ बच्चा जा रहा है गाड़ी में, तो कई बार हम लोगों की आदत में शुमार है कि गाड़ी का कांच खोला और जो भी वेस्टेज चीजें हैं उनको फेंक दिया। लेकिन बच्चा जो साथ में है वो टोकता है आपको कि ऐसा नहीं करना। तो जहां हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं वहां लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा नहीं करना। लेकिन वहां दोबारा जब आप जाओ, वहां प्रॉपर डस्टबिन है, प्रॉपर सारी चीजें व्यवस्थित हैं और लोग जागरूक भी हुए हैं, क्योंकि ये चीजें दिनचर्या जो अपनी होती है उसमें रोजमर्रा की ये काम है। एक दिन कह के या एक दिन करके ये काम नहीं है कि नहीं तो, लेकिन जो स्वच्छता के लिए जो मूलभूत अधोसंरचना चाहिए, आप चाहे पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स की बात हो, गाँव में टॉयलेट्स की बात हो, बहुत सारी ऐसी अधोसंरचनाएं हैं जो डेवलप ही नहीं है, तो स्वच्छता हो कैसे? 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय की बात की थी कि खुले में शौच कोई नहीं जाएगा, और ये खुशी की बात है कि पूरे देश भर में 95 लाख शौचालय बने हैं 1 वर्ष में मात्र। तो धीरे धीरे कोशिश हो रही है, और जहाँ आवश्यकता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो,
वहाँ ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोगों में बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज हम जब अपने घर को साफ रखना चाहते हैं तो ये मोदी जी ने बहुत बड़ा मिशन लिया है और मोदी जी ने स्वयं के लिए नहीं लिया है, पूरे देश भर के लिए है, जन जन के लिए। तो मुझे लगता है इसमें आम जन जुड़ रहे हैं और इसके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक वर्ष में 95 लाख शौचालय बने। ये अभी जो महात्मा गांधी जी की जयंती को उन्होंने शुरुआत की थी इस अभियान की, लेकिन मैंने तो अधिकतर जगह पे देखा कि सांकेतिक रूप से सफाई नेता उसी दिन उतरते हैं, अपने मुंह पे एकदम एक नकाब स्कार्फ वो लगा के अपने, और जहाँ सफाई हुई होती है वहाँ कचरा फैला के सफाई कर देते हैं। इस प्रकार का सांकेतिक इस टाइप की जो सफाई हो रही है उससे क्या क्या इस देश में संदेश जाएगा? नहीं, सांकेतिक रूप से तो मास्क लगा लेते ऐसा हैं। तो नहीं है कि सांकेतिक रूप से सफाई हो रही है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो उसमें हम सभी जुड़े हुए हैं। और किसी भी चीज को मैं कहती हूँ कभी भी दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए। जो भी काम है हमको धरातल पे करना चाहिए। और आज आप देखें कि चेंज हुआ है, जैसे आपने कहा कि संसाधनों की कमी, पर बहुत सारी चीजें हम कम संसाधन में भी कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और वो आज लोगों में आ रही इच्छा है। शक्ति, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हो आदमी, मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हो, महिला बाल विकास का मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, पद पे बैठा होता है आदमी तो इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग होती है। अब जो आदमी को 160 रुपए दाल खरीद के खानी पड़ रही हो और जिसका 50 रुपए जिसकी जीवन यापन की व्यवस्था हो, 50 रुपए जो दिन भर में कमा पा रहा हो, उसकी इच्छा शक्ति कहाँ रहेगी उसमें? लेकिन ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम हर समय लेने की बात करते हैं, कभी हम अपने भारत को देना तो सीखें। और आज मोदी जी ने इसी अलग के लिए मुझे लगता है कि जो जितने भी अभियान चलाए हैं, अब चला रहे हैं गे बेटा रसोई गैस दे दो, तो ये सारे अभियान वो इसीलिए कि लोग, क्योंकि आपने कहा कि सारी चीजें महंगी हैं सब, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने घर को तो साफ रखते हैं। नहीं ये तो ठीक है। जैसे अच्छे दिन की परिकल्पना मोदी जी ने की थी, तो वो अच्छे दिन को मैं कैसे देखूं? अच्छे दिन में पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है और दाल महंगी हो रही है, जबकि होना ये चाहिए था पेट्रोल भले ही 150 रुपये लीटर हो जाता, दाल कम से कम 20-25। हर चीज का समय आता है और मुझे लगता है धीरे धीरे उन सब चीजों के भी भाव कम होंगे। लेकिन आज देखें कि अच्छे दिनों की परिकल्पना किसी एक पॉइंट पे नहीं रखी जाती। नहीं, आज राहुल देखें गांधी कि जी तो एक ही पॉइंट पे कहते हैं, वो कहते हैं अब अच्छे दिन का उनका मतलब कुछ भी मोदी जी कहना का हो, सूट है। उनका कुछ भी कहना हो, लेकिन आज देखें कि हमारे अन्य देशों से रिश्तों में बहुत सुधार हुआ है। तमाम सारी चीजों में देखें, आज जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो वहां तक टच भी नहीं किए। आज मोदी जी को देखें आप कि पूरे भारत में या कहीं भी जाके उन्होंने हर चीज को जो अपनेपन के माध्यम से, जो मन से जुड़े हुए या जो मन से उनको करना चाहिए, वो एक वर्ष भर में उन्होंने किए काम। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो कई वर्षों से निरंतर चली हैं, अभी 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण चल रहा था, उन्होंने कहा सिंगापुर की बात की, उन्होंने मलेशिया की बात की, वहाँ की स्वच्छता की बात जब हम लोग करते हैं तो वहाँ आज लगभग कई साल हो गए, कई वर्ष, 25-30 वर्ष, आज जब जाके सिंगापुर ऐसा बना है, तो हमारे यहाँ तो एक वर्ष भर में बहुत सारे सुधार हुए हैं। और आने वाले समय में, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि आने वाले समय में हम और आप सब मिलके इस अभियान से जुड़ेंगे और आने वाले समय में जरूर बदलाव आएगा। ये तो आने वाले समय में बदलाव आएगा। बदलाव तो, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में प्रकृति थम गई है? 2003 से बदलाव ही नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। बदलाव आप किस चीज में चाहते हैं? आप देखिए हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि आप उसका पहले जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि स्थायी सरकार लोगों ने दी है। आज जब अगर अच्छे काम नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी नहीं होती। 2003 से आप बात करें 2015 तक की, और आने वाले समय में ऐसे ही मध्य प्रदेश की प्रगति होगी और ये सरकार स्थायी बनी रहेगी। 2018 में भी आपको लगता है कि बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ आएगी? और जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है, जितनी संख्या में, इससे भी ज्यादा नीचे जाएंगे वो लोग। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि काम के आधार पे लोगों का भरोसा। आप देखिए ना, 16 नगर निगम हमारे हैं, आज एक पे भी कांग्रेस नहीं है। 16 के 16 इतना बड़ा मुद्दा उठा, उसके बावजूद भी सारे नगर निगम हम जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसी आधार पे
आगे भी कांग्रेस का यही हाल होगा और उनकी बौखलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। कांग्रेस में जिस प्रकार से जैसे आपने एक बड़ी सामान्य सी बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप नहीं है, कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं और कभी भी किसी को कुछ भी दे दिया जाता है, आदमी सीधा बत्ती छोड़कर और सामान्य अभियानों में बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में अभी पीसीसी का गठन हुआ तो एक समानांतर कांग्रेस की बात खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने गांधी जयंती पे जहां समग्र स्वच्छता अभियान था तो कुछ लोगों ने मुंडन भी कराया विरोध में। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में कांग्रेस की जो परिस्थिति है और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि 2018 में वो सशक्त प्रतिरोध खड़ा करेगी, तो उन दोनों के बीच में आप कितना बड़ा गैप देखती हैं? मैं मानती हूँ कि जो 2018 की बात वो कर रहे हैं और या अभी जो माहौल चल रहा है, क्योंकि वो हर क्षण बौखलाए हुए हैं, उनको कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब छोटे छोटे से चुनाव में उनकी हार 100% वहाँ वो हार रहे हैं, तो 2018 में भी वो इसी तरीके से बौखलाएंगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा बौखलाएं। अभी तो मुंडन कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे। अब जैसे एक और वो देखें कि मतलब क्या मध्य प्रदेश में वाकई में भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनमानस में इस प्रकार से बैठ गई है कि अगर ग्वालियर के नगरीय निकाय के चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी महापौर हैं वर्तमान में, बनिस्बत उनके जो सक्रियता थी वो कांग्रेस के उम्मीदवार की ज़्यादा थी, तो बहुमत मिला, जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत थी या आपने जो काम किया था उसकी जीत थी या कांग्रेस की जो एक छवि बन गई है नकारात्मक उसकी हार थी? आखिर था क्या? क्योंकि वो जो आए वो एकदम पहले तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश में आज जो मुख्यमंत्री जी की छवि है, आज ग्वालियर में काम हुए माध्यम में बनी, लेकिन काम मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुए। तो आज वही काम भारतीय जनता पार्टी की जो हर जगह विजय हो रहे हैं, वो वही काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो हो रहे हैं, क्योंकि हम सब एक माध्यम बने हुए हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं और हम सबका जो जवाबदारी है हम लोग कर रहे हैं। तो जो आज काम है वही भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती है और मुझे लगता है कि वही काम आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला रहे हैं। जिस सक्रियता के साथ आपने अपने राजनीतिक जीवन में जो कार्य किए और जो पार्टी के लिए उस वक्त काम किया जब आपके पास एक बड़ा उत्तरदायित्व था, अब आपके पास कुछ संगठन से संबंधित उत्तरदायित्व, आपको क्या लगता है कि 2018 में पार्टी आपके जैसे सक्रिय सदस्यों के लिए कुछ विशेष सोचेगी या पार्टी अब इतनी मतलब मतांध है कि अब उन्हें तो लगता है किसी की भी पैराशूट लैंडिंग करा दो, चाहे विवेक को उतार दो या कृष्ण को, जो भी दे तो जीत भारतीय जनता जाता है? पार्टी की यही सबसे अच्छी खासियत है कि वो हर कार्यकर्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं और हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और पूरा भरोसा है जो उस लायक कार्यकर्ता होगा उसको जरूर ध्यान रखेंगे। एकता और अनुशासन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता को पद हो संगठन में या सरकार में, लेकिन यहाँ व्यक्ति पद से ज़्यादा अपने कार्य को महत्व देता है। श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी से भी बात करके ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि पार्टी का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है और सत्ता लोलुप नहीं है। और शायद यही एकमात्र वजह है कि जिसकी वजह से पार्टी एकता और अनुशासन की राह पर एक नेपथ्य में चली जा रही है और विजय श्री हासिल करती है। 16 की 16 नगर निगम जीतना निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन ये भी पार्टी को सोचना होगा कि जीतने के बाद जब पार्टी के पदों पर जो लोग बैठते हैं वो कितना सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का एक आधार और सूत्र वाक्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाने वाला, तो क्या वाकई में अगर वो लोग और हो जाएं तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। आपसे तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, आपने बल्कि निष्पक्ष, सहज और बेबाक राय रखी, उसके लिए आपका कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।